हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि आसाम के माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के अंदर आज पूरे 2 साल हो चुके हैं जब से इस सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स दिखना स्टार्ट हुई थी। अब 2019 से 2021 तक के पीरियड के दौरान काफी सारे प्रॉब्लम्स जो इसके अंदर निकल करके आए थे वो काफी हद तक सॉल्व भी हो चुके हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स का जो कॉन्सिक्वेंस था वो आज भी इस देश का सबसे बड़ा माइक्रो लेंडर बैंक फेस कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बंधन बैंक की। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे डिटेल के अंदर एक इवैल्यूएशन करेंगे कि बंधन बैंक के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो किस वजह से आ रही है, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से इन्वेस्टर को अब बंधन बैंक के अंदर क्या करना चाहिए। उसको होल्ड करना चाहिए बंधन बैंक को, या फिर बाय करना चाहिए और ज्यादा, या फिर इसको सेल करके निकल जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इवेल्युएट करेंगे बंधन बैंक को। अब अगर हम लोग यहाँ पे बंधन बैंक के पिछले काफी सारे क्वार्टर्स के रिजल्ट को अगर इवेल्युएट करें तो बंधन बैंक ने एक भी क्वार्टर के अंदर ऐसे रिजल्ट पोस्ट नहीं किए जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बंधन बैंक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। और जब इस क्वार्टर के रिजल्ट यानी कि Q2 ऑफ फाइनेंशियल 22 के रिजल्ट बंधन बैंक ने डिक्लेयर किए, तब बंधन बैंक की हालत जो है और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि इसने इस क्वार्टर के अंदर 3000 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। इसके साथ साथ में बंधन बैंक ने अपने प्रोविजंस को भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज कर लिया है। और इसके साथ साथ में इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो भी काफी हद तक खराब हो चुकी है। और अगर हम लोग यहाँ पे बंधन बैंक के जीएनपीए रेशियो को देखें तो इनका जो जीएनपीए रेशियो था Q1 ऑफ फाइनेंशियल 22 के एंड होने पे वो था 8.2% के आसपास। वहीं पे Q2 जैसे ही एंड हुआ ये 8.2% से इंक्रीज होकर के ऑलमोस्ट 11% पे पहुंच चुका है। और अगर हम लोग यहाँ पे बंधन बैंक की जो माइक्रो लेंडिंग बुक है उसको देखें तो इसके अंदर अगर हम लोग इनके जीएनपीए रिस्ट्रक्चर्ड लोन को, इनके SMA1 SMA2 के जो लोन हैं उनको अगर निकाल ले इसमें से, तो इनके जो लोन स्ट्रेस लोन के अंदर कन्वर्ट होते हैं उसकी वैल्यू निकल कर के आती है 19,457 करोड़, जो कि इनके टोटल माइक्रो लेंडिंग बुक का 36% कवर कर लेता है। और अगर यहाँ पे मैं इसके अंदर इनके SMA 0 कैटेगरी की जो लोन होते हैं उनको भी ऐड ऑन कर देता हूं, तो यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेस लोन की बुक है उसका वैल्यू इनके टोटल माइक्रो लेंडिंग बुक का 47% यहाँ पे कवर कर लेता है। लेकिन इसके साथ साथ में बैंक ने इस 19,457 करोड़ में से ऑलमोस्ट 9,500 करोड़ तक का प्रोविजन कर लिया है। यानी कि ऑलमोस्ट बैंक ने इस 19,457 करोड़ में से 49% का प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक ने सबसे पहले तो ये एक कमिटमेंट किया है अपने इन्वेस्टर्स के साथ में कि उसे पूरी उम्मीद है कि मार्च 2022 तक बंधन बैंक उस वैल्यू में से 6,000 करोड़ INR को रिकवर कर लेगा। इसके साथ साथ में बैंक को ये पूरी उम्मीद है कि उसे 3,000 करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट से भी रिसीव हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ पैसे की रिकवरी आसाम माइक्रो फाइनेंस यूनिट एंड रिलीफ स्कीम के थ्रू भी हो जाएगी, लेकिन कब और कितनी ये अभी बिल्कुल नहीं पता। लेकिन अगर हम लोग इन सारी बातों को एक बार के लिए सच मान ले तो इसका सीधा सीधा सिंपल सा मतलब ये निकल के आएगा कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर बैंक का जो प्रोविजन का अमाउंट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज हो जाएगा। और इसकी वजह से हो सकता है कि बंधन बैंक वापस से एक बार प्रॉफिट के अंदर आ भी जाए। अब अगर हम लोग यहाँ पे बंधन बैंक की अर्निंग्स की बात करें और इसमें अगर सबसे पहले इनकी लोन बुक को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी लोन बुक ने सिर्फ 7% की ग्रोथ को अचीव किया है। अब ग्रू फाइनेंस से मर्जर होने के बावजूद इनकी जो ओवरऑल लोन बुक है उसका 66% सिर्फ इनके माइक्रो फाइनेंस ही है। और यहाँ पे जो बैंक ने 7% की ग्रोथ को अचीव किया, इसके अंदर भी मेजर कंट्रीब्यूशन इनकी माइक्रो फाइनेंस की जो लोन बुक है उसी ने किया था। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम लोग इनके डिपॉजिट्स के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके डिपॉजिट्स ने 24% की ग्रोथ को अचीव किया है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इनके कासा के बारे में
तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका कासा जो रेशियो है उसने 45% की ग्रोथ को अचीव किया है। और अभी के टाइम पे एट प्रेजेंट इनका कासा रेशियो ऑलमोस्ट 44.6% के आसपास में है। वहीं पे अगर हम लोग बंधन बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात करें तो उसके अंदर बैंक ने एक गिरावट दर्ज करी है, जिसकी वजह रही इंटरेस्ट रिवर्सल। लेकिन इस गिरावट के बावजूद भी बंधन बैंक का अभी के टाइम पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंडस्ट्री के एवरेज से काफी ज्यादा हाई है अभी भी, जिसकी वजह है सबसे पहले तो इनका लो कॉस्ट फंड और दूसरा है हाई यील्डिंग माइक्रो लोन का पोर्टफोलियो। और इनकी जो डिपॉजिट की कॉस्ट है वो क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल 21 के एंड होने पे 6.5% पे थी, जो कि अभी के टाइम पे क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल 22 के एंड होने पर 5.4% के ऊपर पहुंच चुकी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बंधन बैंक की अदर इनकम के बारे में बात करें तो इनकी जो अदर इनकम है उसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% की ग्रोथ को रजिस्टर किया है। अब इस कैटेगरी के अंदर ये लोग मेनली इन्वॉल्व रहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स को सेल करने में। और बंधन बैंक के पास में यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनकी जो 90% ऑफ एडवांसेस हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स की कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इस बैंक की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को देखें तो वो काफी अच्छे से खराब हो चुकी है, जिसकी सबसे पहली वजह है इनके कॉस्ट टू इनकम रेशियो का 36% पे पहुंचना। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि बंधन बैंक ने अपने प्रोविजंस की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो उसकी वजह से इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो एक टाइम पे 62% पे था क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल 21 के एंड होने पे, जो कि अब क्वार्टर टू के एंड होने के बाद में बढ़ करके 74% पे पहुंच चुका है। तो दोस्तों अब अगर हम लोग हमारे इस वीडियो के लास्ट पार्ट में यानी कि कंक्लूजन के अंदर अगर बात करें कि अब इन्वेस्टर को बंधन बैंक में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राय देने वाला हूं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे बंधन बैंक जो है वो अभी अपने फाइनेंशियल 23 की जो लोन बुक वैल्यू है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं पे एसेट क्वालिटी इशू की वजह से अगर आने वाले टाइम में बंधन बैंक में गिरावट आती है तो हो सकता है कि ये अपनी 1 ईयर फॉरवर्ड बुक वैल्यू के 4 to 5 टाइम्स के ऊपर ट्रेड करने लग जाए और ये एक रेंज बाउंड स्टॉक बन करके रह जाए। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सबसे पहला रास्ता इन्वेस्टर के लिए है कि वो इस शेयर को अभी फिलहाल के लिए बेच करके निकल जाए, अपने पैसे को किसी और शेयर के अंदर निवेश करे, वहां से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करे और बंधन बैंक पे नजर रखे। और जैसे ही बंधन बैंक के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए वो बंधन बैंक के अंदर री एंट्री कर ले। ये मेरे हिसाब से भी एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा रास्ता भी है, वो है बाय द डिप अपॉर्चुनिटी का रास्ता, जिसके अंदर वही लोग एंटर करें जो इन्वेस्टर पेशेंस के साथ में बंधन बैंक को अगले 4 से 5 साल तक के लिए बिना किसी रिटर्न की उम्मीद लगाए होल्ड कर सकता है, क्योंकि बंधन बैंक में यहां से गिरावट आना लगभग तय है। तो जैसे जैसे बंधन बैंक में गिरावट आती जाए आप उसे एवरेज करते जाएं। इसके साथ साथ में यहाँ पे उन इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखने के साथ साथ में मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा भी रखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में सब कुछ सही हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास में दो रास्ते हैं। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप बंधन बैंक के इन्वेस्टर हैं तो आप क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे या फिर इससे निकल जाएंगे। तो हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो बंधन बैंक के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।